नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगा कि विश्व में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। तो ट्रिबार्था के अनुसार ज्वालामुखी वे सभी प्रक्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के कारण पिघली हुई शैलें, खनिज आदि पृथ्वी की गहराई से भूपटल के बाहर निकलती है, तो उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी शब्द का अर्थ ही होता है कि ज्वाला का अर्थ होता है आग और मुखी का अर्थ होता है मुख। जिस मुख से या जिस नली से आग निकलती है उसी मुंह को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी जो है, जब क्रिया होती है, यानी ज्वालामुखी की जब क्रिया होती है तो धरातल के गहराई से, पृथ्वी के नीचे से अनेक प्रकार के तत्व बाहर निकलते हैं। वे 3 प्रकार के तत्व बाहर निकलते हैं, 3 क्वालिटी का तत्व बाहर निकलते हैं। वह 3 क्वालिटी है। पहला, ठोस। ठोस के अंदर जो वह निकलती है, चट्टान का जब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, तो वह चट्टान बाहर निकलती है। तो वह चट्टान जो होता है वह ठोस के रूप में बाहर निकलता है। तो वह चट्टान के जो आकार होता है, आकार के अनुसार वह ठोस पदार्थ को हम कई भागों में बांटे हैं। पहला, ज्वालामुखी बम। जब कोई चट्टान जब टूटता है और उसका आकार जब बड़ा आकार के होते हैं और वह बड़ा आकार के जो चट्टान बाहर निकलते हैं, तो उसे ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है, उससे छोटे आकार के जो चट्टानें होती है उसे लेपेली कहते हैं, और उससे भी छोटा आकार का जब आकार होता है तब उसे स्कोरिया कहते हैं, और उससे भी छोटा आकार जब होता है तब उसे टफ या राख कहा जाता है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया के दौरान यह ठोस पदार्थ निकलती है। दूसरा, द्रव्य। द्रव्य के अवस्था में वह निकलती है, वह है मैग्मा। जब धरातल के नीचे रहता है तरल पदार्थ, और वह तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब मैग्मा चैम्बर से बाहर निकलती है तब उसे हम लावा कहते हैं, और यह लावा तब तरल गर्म पदार्थ है। तीसरा, गैस। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो सबसे अधिक यदि निकलने वाले कोई चीज है तो वह है जलवाष्प। 60 से 90% तक, यानी 60% से लेकर 90% जो निकलने वाले कोई चीज है तो वह है जलवाष्प। यानी जलवाष्प की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है, और वह सबसे अधिक ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप वह निकलती है, यानी 60 से 90%। गैस के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलती है, ये सारे चीजें निकलती है। अब हम देखते हैं कि लावा जो होती है वह लावा 2 प्रकार का होता है, अम्लीय लावा
और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में सिलिकॉन का मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से यह लावा गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के कारण जब वह निकलती है तो ठंडा होने के फलस्वरूप इसका पर्वत की जो ऊंचाई होती है वो तीव्र होती है, अधिक होती है, क्योंकि वह गाढ़ा होने के कारण वह ज्यादा फैल नहीं पाते हैं। दूसरा प्रकार के लावा है क्षारीय लावा। क्षारीय लावा में सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, और कम होने के कारण से यह लावा पतला होती है, गाढ़ा कम होती है। गाढ़ा कम होने के कारण से वह लावा ज्यादा दूर तक वह फैलता है, और फैलने के कारण इससे बनने वाले जो पर्वत होती है, माउंटेन होती है, वो ये अधिक दूर तक फैला हुआ रहता है, वह ज्यादा तीव्र नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार उसे कहते हैं जब मैग्मा चेंबर से एक नली के माध्यम से, जिसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं, ज्वालामुखी नली के माध्यम से जब यह मैग्मा चेंबर से जब वह बाहर की ओर निकलती है तो तब उसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं। और जब यह धरातल से यानी धरती के नीचे से जब यह लावा यानी मैग्मा जब निकलती है तो वह एक नली से होकर वह बाहर निकलती है, और नली के जो मुंह होता है उसे क्रेटर कहते हैं। और यह क्रेटर जब आकार में बड़ा हो जाता है और उसमें वर्षा का पानी या कोई भी पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। और यह क्रेटर जब आकार में और बड़ा हो जाता है तब उसे कैल्डेरा कहते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि धरातल यानी मैग्मा चेंबर जब धरातल से बाहर आती है तो वह मैग्मा लावा के रूप में बाहर आती है, और बाहर आके वह जम जाता है, तब इसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रकार का दरारी उद्गार। दरारी उद्गार वह है जो धरातल के अंदर में स्थित जो प्लेट है, प्लेट का जब एक दूसरे से जब दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाता है तो उस स्थिति में वह दरार पड़ जाता है, और दरार पड़ने के कारण वहां ज्वालामुखी की सृष्टि होती है। तो इसे ही हम दरारी उद्गार कहते हैं। दूसरा प्रकार के हम देखते हैं दोस्तों समय के अनुसार। समय के अनुसार जो ज्वालामुखी होता है वो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ये है जो भूतकाल में भी वह था, वर्तमान काल में भी है, और भविष्य में भी रहेगा। यानी सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह हमेशा हमेशा के लिए वह जागृत है, वह सक्रिय है, यह क्रिया होते रहता है, इसलिए इसे
सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ये है जो ज्वालामुखी वह सोया हुआ है यानी सुसुप्त अवस्था में है, वह कभी भी फिर सक्रिय हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सोते हैं तो सोया हुआ अवस्था में वह शांत रहता है और जब वह जागते हैं तो अपना क्रिया चालू कर देता है। ठीक उसी प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होता है वह अभी प्रसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ अवस्था में है, सोया हुआ है। जब यह जागेगा तो अपना क्रिया, यानी कहने का अर्थ यही है कि यह कभी भी जाग सकता है। यानी भूतकाल में यह जगा हुआ था यानी सक्रिय था, वर्तमान में सक्रिय नहीं है और भविष्य में यह सक्रिय हो सकता है। तीसरा प्रकार के है वो ये है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो ये ज्वालामुखी है जो भूतकाल में सक्रिय था, वर्तमान में यह सक्रिय नहीं है और भविष्य में भी सक्रिय नहीं होगा। यानी मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए वह शांत हो गया है, वो ये समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है इसका सक्रियता। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम देखते हैं तो दोस्तों कि सक्रिय ज्वालामुखी का कुछ उदाहरण। सक्रिय ज्वालामुखी का पहला उदाहरण है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है माउंट कोटोपक्सी। माउंट कोटोपक्सी जो ज्वालामुखी है यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है और एंडीज पर्वत श्रृंखला में माउंट कोटोपक्सी नाम का ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह माउंट कोटोपक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दूसरा माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में लिपारी द्वीप में स्थित है और माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तीसरा प्रकार के हैं माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी यह भी इटली के सिसिली में स्थित है, यानी इटली के सिसिली जो द्वीप है वहां माउंट एटना ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा मौना लोआ ज्वालामुखी। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप में स्थित है और यह हवाई द्वीप अमेरिका में है और मौना लोआ ज्वालामुखी जो है वह विश्व का यानी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं किलाउ ज्वालामुखी। किलाउ ज्वालामुखी जो है ये भी हवाई द्वीप समूह में है और यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो है आर्कटिक महाद्वीप में है और यह
विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी माउंट इरेबस जो है आर्कटिक महाद्वीप में पाए जाते हैं और यह चूंकि विश्व का दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इसे विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अगला देखते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है यह मध्य अंडमान के पूरब में यह पाए जाते हैं और यह बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है यह भारत में पाए जाते हैं और यह भारत के अंडमान में पाए जाते हैं। यानी अंडमान के मध्य भाग के पूर्वी भाग में यानी पूर्वी हिस्सों में यह पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब लिखेंगे कि वह बैरन द्वीप है जो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं क्राकोत्वा ज्वालामुखी। क्राकोत्वा ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया में है और यह सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी है। क्राकोत्वा ज्वालामुखी जो है यह सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी है। अब हम देखें दोस्तों कि ये जो ज्वालामुखी है, हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जान चुके हैं और इसे हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। और ये सारे जो प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये मैंने बताया और यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वह कंपटीशन परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा में, ये सारे प्रश्न को पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी माउंट विसुवियस ज्वालामुखी है। दूसरा देखते हैं दोस्तों नारकोंडा ज्वालामुखी है और नारकोंडा ज्वालामुखी जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है और यह भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं दोस्तों तीसरा कि माउंट फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है यह जापान में है और यह जापान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखते हैं दोस्तों मृत ज्वालामुखी। यानी मृत ज्वालामुखी जो वो भूतकाल में थे, वर्तमान में नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। तो वह मृत ज्वालामुखी जो है वह पहला ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है यह अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा देखते हैं दोस्तों माउंट किन्ना ज्वालामुखी। यह अफ्रीका का दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तीसरा देखते हैं माउंट पोपा ज्वालामुखी। माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है ये म्यांमार में है। चौथा देखते हैं दमबंद, पांचवा कोह ए सुल्तान। ये दोनों ज्वालामुखी दमबंद और कोह ए सुल्तान जो है ये ईरान में स्थित है। और एक प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, वह है सहस्त्र धुआओं की भूमि किसे कहते हैं। सहस्त्र धुआओं की भूमि अलास्का को कहा जाता है, क्योंकि अलास्का में एक ऐसे क्षेत्र है जहां आग नहीं निकलते हैं, बल्कि वहां हमेशा धुआं ही निकलता है।
हमेशा गैस ही निकलता है। इसलिए ऐसे क्षेत्र को सहस्त्र धुआंरों की भूमि कहा जाता है और वह क्षेत्र है अलास्का में। और प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, प्रशांत महासागरीय पेटी, यह विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, यानी विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाले यह पेटी है, यह क्षेत्र है। इसलिए इसे पृथ्वी की अग्नि वलय कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने वारी वारी से ज्वालामुखी के बारे में जान चुके। अगली क्लास में फिर मैं अगले विषय लेके आऊँगा। अभी तक के लिए जय हिंद।